गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से सोशल साइंस की क्लास में हम इकट्ठे हुए हैं और हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग आधा पढ़ चुके हैं और आधा जो हमारा चैप्टर रह गया उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने सकल और विलास के ज़रिए से देखा था कि संसाधन के रूप में लोग मानव पूंजी क्या होती है, मानव संसाधन क्या होता है, तुम्हें याद होगा हम ये कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य और फिर बेरोजगारी, 3 होंगे आज। तो शिक्षा के बारे में हम पहले देखेंगे कि अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमें मालूम है ना, सकल पढ़ लिख कर बना, अच्छा बना, ऑफिसर बना, तो उसको बाद में फ़ायदा हुआ शिक्षा से। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। उससे सकल को ही फायदा नहीं हुआ, समाज को और देश को भी फायदा हुआ। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा हर एक लड़की को दी जाए। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की, यानी प्राथमिक विद्यालय खोले गए, हाई स्कूल खोले गए, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोफेशनल कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से। पंचवर्षीय योजना में तुम्हें समझाती हूँ बेटा, जब कोई सरकार आती है तो 5 साल के लिए आती है, तो वो पंचवर्षीय योजना बनाती है, 5 इयर्स के लिए प्लान करती कि क्या क्या करना है। तो जब पहली बार देश आज़ाद हमारा जब हुआ था तो पहली पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई थी तो उसमें शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए 151 करोड़ रुपए रखे गए थे। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जब पहली बार पंचवर्षीय योजना बनाई गई देश आज़ाद होने के बाद तो शिक्षा पर खर्च करने के लिए 151 करोड़ रुपए की लागत रखी गई थी। लेकिन आज अगर हम देखें 11वीं पंचवर्षीय योजना में, कुछ साल पहले तक है ये 11वीं यानी पहली में 151 करोड़ थे, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये 151 करोड़ से बढ़कर 3,766 करोड़ रुपए, 3,766 करोड़ रुपए रखे गए शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया है। यानी बजट जो था 0.64 था, लेकिन अभी जो अगर हम देखें 2015-16 में ये बजट जो 3% हो गया है। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के दस्तावेज अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में थोड़ा सा घट गया था, 2.7% हो गया था क्योंकि 3% तय किया गया था। इससे साक्षरता दर यानी पढ़े लिखों की जो दर है वो 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई थी। 1951 में सिर्फ 18% लोग पढ़ते थे, लेकिन आज अगर 2011 तकरीबन 9 साल पहले का रिकॉर्ड है, ये हमारे पास डेटा है, 2011 में 74% लोग हमारे देश के पढ़े लिखे होंगे। तो कितना फ़र्क पड़ा देखो शिक्षा का। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। मतलब शिक्षा एक हमारा अधिकार ही है और अधिकार के साथ साथ ये हमें ये भी सिखाती कि अपने कर्तव्यों का कैसे पालन करना है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, यानी महिलाएं कम पढ़ती हैं, पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं। बेटा आज भी हमारे देश में अगर शहरों में तो हमें लगता है कि सब पढ़ते लिखते हैं, लेकिन गांव में अभी भी महिलाओं को, लड़कियों को कम पढ़ने की इजाज़त है, वहाँ अभी भी इतना नहीं पढ़ाया जाता। तो पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, महिलाएं कम पढ़ती हैं। पुरुष 16.6% ज़्यादा महिलाओं से पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ ज़िलों में साक्षरता दर 94% थी, यानी 94, 100 में से 94 लोग वहाँ पढ़ते लिखते थे केरल में, जबकि बिहार में 62% है। और 2013-14 प्राथमिक स्कूली प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में
फैली हुई है, इतने ज़्यादा गांव में भी शिक्षा फैल चुकी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में, यानी एक प्लान किया गया, योजनाएं बनाई जाती है ना, जब भी सरकार आती कुछ कुछ योजनाएं बनाती है, तो 2010 में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए और बच्चों की गिनती बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। गाँव में क्या होता है ना, बच्चे पढ़ने लिखने तो आते हैं, लेकिन जब खेती बाड़ी का समय होता है, फसल कटती है, तो बच्चे आते ही नहीं, स्कूल भाग जाते हैं, या हाफ डे में आते हैं, हाफ डे के बाद स्कूल से आते ही नहीं, घरों में चले जाते हैं। तो स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मिड डे मील भी शुरू किया गया। हमारे स्कूल में मिलता है ना मिड डे मील, तो बच्चों के धारण की पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जब से बेटा मिड डे मील शुरू है, काफ़ी संख्या में बच्चे आने लगे, क्योंकि हमारे देश में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि भी मजदूरी करने जा रहे हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो ये भी हमारे साथ मजदूरी कर ले, 2 वक्त की रोटी कमा ले। लेकिन जब बच्चों को स्कूल में खाना मिलने लगा है तो माँ बाप उनको भेजते हैं, और हम ये 7th में पढ़ चुके हैं मिड डे मील के लिए। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। हायर स्कूल्स और प्रोफेशनल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। और इसमें एक तालिका दी है, मैं वो तालिका तुम लोग को दूंगी बनाने के लिए, वो हमें बनानी है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य। शिक्षा हमको समझ में आ गया कि शिक्षा कैसे बेहतर है हमारे लिए, हमारे जीवन को बेहतर करती है। फिर हम देखेंगे स्वास्थ्य। किसी भी फर्म का उद्देश्य, कोई भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है ना बेटा, लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रखेगी जो बीमार है, जो अस्वस्थ है, तो उससे क्या होगा, फर्म को कोई फायदा नहीं होगा। तो कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेगी जो बीमार रहता हो। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती कि लोग स्वस्थ रहे, ये देश की सरकार का काम है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में यानी 50 सालों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है आज भी, लेकिन भारत में कुल, अगर हम स्वास्थ्य संबंधित मेडिकल कॉलेजेस देखें जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है, या हॉस्पिटल्स देखें जहाँ इलाज होता है, तो भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं, यानी दांतों के कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। यहाँ पर इन राज्यों में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, डेंटिस्ट भी और फिजिशियंस भी बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बेरोजगारी। शिक्षा समझ में आ गया, स्वास्थ्य समझ में आ गया हम सबको। अब हम देखेंगे बेरोजगारी के कई बार क्या होता है बेटा, बच्चे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी नहीं होती, वो बेरोजगार होते हैं। हमने देखा सकल की माँ शीला जो है वो घर में काम करती, वो बाहर करने के लिए इच्छुक नहीं है काम, उसको घर में काम करना अच्छा लगता है। और जो सकल के एक भाई है जीतू और एक बहन है सीतू, वो भी छोटे हैं तो वो घर में ही रहते हैं। तो क्या आप इन तीनों को बेरोजगार कहेंगे? नहीं, ये बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते, यानी लोग ट्रेंड भी हैं, स्वस्थ भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता, वो बेरोजगार होते हैं।
शीला की रुचि अपने घर में काम करने की, जीतू सीतू छोटे बहन भाई हैं उसके, वो काम नहीं कर सकते तो उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए गए हैं जिनकी उम्र 15 से 59 साल के बीच के जो लोग हैं वो रोजगार पाएंगे। 15 साल से कम नहीं, अगर कोई कम है तो वो बेरोजगार में नहीं गिर जाएगा, और 59 या 60 साल से जो ऊपर है वो बेरोजगारी में नहीं आएगा। सकल के भाई बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं, हालांकि माँ आती लेकिन वो बाहर काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। सकल के दादा दादी नाना नानी वो 60 साल से ऊपर है तो उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। जो गाँव में बेरोजगारी होती है वो 2 तरीके की होती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी और प्रच्छन्न, मौसमी बेरोजगारी वे होती है जब कुछ समय कुछ महीनों में तो खेतों में काम किया जाता है लेकिन कुछ महीनों में काम नहीं होता है। जिन महीनों में काम होता है जैसे बुआई करनी है, बीज बोना है, कटाई करनी, तो अब तो काम होता है खेतों में, लेकिन जब ये समय निकल जाता है तो काम नहीं होता है, तो वो कहलाती मौसमी बेरोजगारी, मौसम के हिसाब से। और प्रच्छन्न बेरोजगारी वे होती है जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर मान लो हम 6 में पढ़ चुके हैं 5 ही लोगों की काम की ज़रूरत है कि 5 लोग जो काम करेंगे वो काफ़ी है, लेकिन परिवार में 8 लोग, तो वो 8 के 8 उसी ज़मीन के टुकड़े पे काम कर रहे हैं। अब सबको लग रहा भी हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाए और 5 ही लोग काम करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उत्पादन में, लेकिन ये छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है ना, तो 2 तरीके की बेरोजगारी गांव में होती है। और शहरों में होती है शिक्षित बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मैट्रिक 10th पास, स्नातक, ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, MA वगैरह जो कर लेते हैं। अनेक युवक ऐसे हैं जिनको रोज़गार चाहिए पर पाने में असमर्थ है क्योंकि इतना रोज़गार है नहीं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में यानी 10th पास की तुलना में BA और MA लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं, क्योंकि बेटा जो मैट्रिक होते हैं उनको तो घर चलाना, गरीब है तो जो भी काम मिलता है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना हो जाती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है जब बेरोजगारी ज़्यादा होती है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है, नहीं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए तो जितना मिल जाए कमा लेते हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते, तो स्वास्थ्य पर असर होता है और शिक्षा पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकारी प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग हैं तो जो भी काम उन्हें मिल जाता है, चाहे कम आय वाला ही हो, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पर फिर भी बेरोजगारी कम पाई जाती है। हमने देखा मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, तो यह तरीके की बेरोजगारी होती है। उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, तो बच्चे पढ़ लिख करके अब बाहर के दूसरे राज्यों में चले जाते नौकरी करने, तो कृषि में लोग कम हो गए हैं और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा लोग बढ़ गए, तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है और कृषि में लोग कम आ गए हैं। तो लेकिन लोग जो है अब प्रथम क्षेत्र में काम न करके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें एक कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी, वो कहानी हम ध्यान से सुनेंगे।